Welcome to digital platform of Apex Classes EduTech. माय डियर स्टूडेंट्स, जिस ढंग से आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया ढंग से आप लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि सर प्रोबेबिलिटी डिस्कस होना चाहिए, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक। हम लोग बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझते जाएं। सबसे पहले हम ये पार्ट डिस्कस कर लें कि बोर्ड में किस ढंग से अटेंड करना है पेपर और किस ढंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। बोर्ड का जो वेटेज है 2018 में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आया और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन आया। 2019 में भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन। इसी ढंग से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 9th लेवल तक प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस, और उस ढंग से सभी बेसिक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। 11th क्लास में आए तो सैंपल स्पेस वगैरह वो चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली। फिर एडिशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी वो पार्ट भी हमने डिस्कस किया कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और डिसजॉइंट इवेंट्स। Two or more than two events are known as mutually exclusive events if no two of them may happen together. For example, अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया तो टेल नहीं आ सकता, टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता। If a die is thrown, either even or odd number, कुछ भी मिल सकता है। अगर मुझे इवन नंबर मिलता है तो ऑड नहीं मिलेगा, ऑड आ गया तो इवन नहीं मिलेगा। These events are known as mutually exclusive events. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड। पी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A and B. Similarly, PB by A equal to PA intersection B upon PA, where PA not equal to 0. Means A के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी जबकि B PA by B B हो चुका है तो A के घटित होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, PA by B greater than equal to 0 less than equal to 1. P A by B का बार होगा 1 minus P A by B. If S is a sample space and A and B are two events, then event F is such that PF not equal to 0. ये इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। P A union B upon F equal to P A by F plus P B by F minus P A intersection B upon F. If A and B are disjoint events or mutually exclusive events, then ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो P A union B upon F equal to P A by F plus P B by F. इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान से समझें। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी अभी हमने पढ़ा, ध्यान से देखें। पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाह रहा हूं तो पी बी इंटू पी ए अपॉन बी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए अपॉन बी, वेयर पी बी नॉट इक्वल टू 0। फिर आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर एक इवेंट का कोई भी इफेक्ट दूसरी इवेंट पर ना पड़े तो वो क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए वेयर पी बी नॉट इक्वल टू 0 and PB by A equal to PB where PA not equal to 0 and PA intersection B equal to PA into PB। अपनी जो 16.2 एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। कई में पूछ लेते हैं प्रूव दैट इवेंट्स A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब वो कैसे पता लगेगा? मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब खास पॉइंट जो क्वेश्चन को अटेंड करने में हमारी हेल्प करेंगे। If in random experiment A and B are independent events, then A bar and B are independent. A and B bar are independent events and A bar and B bar are also independent events. ये सारी की सारी independent events कहलाएंगी। नेक्स्ट पार्ट आता है probability of at least one event.
If A and B are two independent events, then probability of occurrence of at least one of A and B equal to 1 minus PA bar into PB bar, where PA bar का मीनिंग क्या हो गया, PA bar equal to 1 minus PA and PB bar equal to 1 minus PB. क्लियर? अब ध्यान से समझें, अगर तीन इवेंट्स ए बी और सी होती तो हम क्या लिखते, 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। इस ढंग से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बेस थ्योरम से। हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि टोटल कंडीशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, P इक्वल टू पी ए वन इंटू पी ई अपॉन ए वन प्लस पी ए टू इंटू पी ई अपॉन ए टू डॉट 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 दिस। मीनिंग क्या हो गया, ए वन हैपन देन ई अपॉन ए वन। इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का ये स्टेटमेंट हो गया, ये फॉर्मूला है और इसको कैसे अप्लाई करना है हम अभी डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखें, ये पार्ट आ गया, ये अपनी बुक का ही एक एग्जाम्पल है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो बोर्ड में आया हुआ हर क्वेश्चन हम आसानी से अटेंड कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे। देखिए गौर से, यहां पर क्या कहा गया है, देखो, इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन्स A, B and C manufactures respectively 25%, 35% and 45% of the bolts। मतलब क्या हो गया, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर A, B, C तीन मशीन्स हैं। मान लिया मशीन A है, मशीन B है, मशीन C है, A, B and C। जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 25% मशीन A प्रोड्यूस कर रहा है, 35% मशीन बी प्रोड्यूस कर रहा है एंड 40% मशीन सी प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? ये प्रोडक्शन हो रहा है। ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब यहां से 2% डिफेक्टिव, 5, 4 एंड 2, इसका 5%, इसका 4% एंड 2%, ये डिफेक्टिव है। अब यहां ध्यान से देखें, ये क्या कह रहा है इसके आगे, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब जो कंप्लीट प्रोडक्ट हुआ, ये मशीन ए जो प्रोडक्शन आ रहा है इधर आ रहा है, मशीन बी का आ गया और मशीन सी का आ गया। ये 5% डिफेक्टिव, 4% डिफेक्टिव एंड 2% डिफेक्टिव। अब इस कंप्लीट प्रोडक्शन में से मैं कोई भी एक बोल्ट लेता हूं और वो डिफेक्टिव मिलता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मशीन बी। ये हमें फाइंड करना है। इसमें बेस थ्योरम हमारी हेल्प करेगा। कैसे, वो ध्यान से देखें। लेट इवेंट्स B1, B2 एंड B3 बी द फॉलोइंग। नंबर 1, B1, द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A इज इवेंट B1। B2, द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B एंड B3 इज द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन C। ये तीन इवेंट्स हो गई B1, B2, B3। अब अगर मैं कहा जाऊं, अगर मुझे कहा जाए PB1 चाहिए, तो PB1 कितना हो गया, 25%, that is 25 upon 100, PB2 35 by 100 and PB3 40 by 100. Clear? Clearly B1, B2, B3 are mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive का मतलब क्या हो गया, अगर वो प्रोडक्ट मशीन ए का है तो बी का नहीं होगा, बी का है तो सी का नहीं होगा, and hence they represent the partition of the sample space. अब यहां से देखें, let the event E बी द बोल्ट इज डिफेक्टिव। एक इवेंट ई है कि बोल्ट डिफेक्टिव है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखें, PB1 25 by 100, PB2 35 by 100, PB3 is 40 by 100. Now PE upon B1 means probability that the bolt drawn is defective given that it is manufactured by machine A is 5%, that is 5 by 100 0.05। यूं समझे आप PE upon B1 कि ये मशीन A का प्रोडक्ट है और डिफेक्टिव है, PE upon B2 कि डिफेक्टिव है
and it is product of machine B, and PE upon B3 means बोल्ट डिफेक्टिव है and it is product of machine C. ये क्या क्या हो गई प्रोबेबिलिटीज? 5%, ये 4% एंड 2%. क्लियर? अब क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है वो मैं पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं. बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करना है वो देखिए. बहुत ही सिंपल ढंग से समझाता हूं. प्रोबेबिलिटी को अगर आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे आप कि हमने एक बोल्ट निकाला वो डिफेक्टिव है. सबसे पहले तो ये बोल्ट मशीन ए का प्रोडक्ट है, तो मशीन ए का प्रोडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 25% मीन्स 25/100. क्लियर? फिर इट इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5%, 5/100 प्लस इट इज प्रोडक्ट ऑफ मशीन बी 35%, 35/100 and it is defective, probability is 4%, that is 4/100 plus it is product of machine C, probability is 40%, that is 40/100 and defective, probability is 2%, that is 2/100. ये हो गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. जो डिनोमिनेटर में पार्ट आ रहा है ये चीज हो गई. टोटल कंडीशंस आ गई कि मशीन ए का प्रोडक्ट एंड डिफेक्टिव, और इट इज प्रोडक्ट ऑफ मशीन बी एंड डिफेक्टिव, और इट इज प्रोडक्ट ऑफ मशीन सी एंड डिफेक्टिव. क्लियर? नाउ हमें चाहिए कि ये प्रोडक्ट मशीन बी का है, तो मशीन बी वाली कंडीशंस को हम न्यूमरेटर में ले लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 35/100 और ये हो गया 4/100. बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया. पहले टोटल कंडीशंस लिख ली और जो फेवरेबल कंडीशन हमने उसको ऊपर लिख ली. अब देखिए कैसे लैंग्वेज फॉर्म में इसको अटेंड करना है यूजिंग फॉर्मूला. हेंस बाय बेस थ्योरम वी हैव P/B2/E मीन्स वो मशीन बी का प्रोडक्ट है जबकि ये पता है कि डिफेक्टिव है. तो क्या हो जाएगा? P/B1 into PE/B1 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मशीन ए एंड डिफेक्टिव प्लस प्रोडक्ट ऑफ मशीन बी एंड डिफेक्टिव प्लस प्रोडक्ट ऑफ मशीन सी एंड डिफेक्टिव एंड फेवरेबल कंडीशन हमने ऊपर की तरफ लिख ली P/B2 into PE/B2. वैल्यूज रख दी हमने और हमें आंसर मिल जाएगा. ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लें. हर क्वेश्चन इस ढंग से हम बिल्कुल साधारण तरीके से सिंपल तरीके से कर सकते हैं. मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट आता है रैंडम वेरिएबल. अ रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं ध्यान से देखें. सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, देन टू फाइंड आउट मीन, देन टू फाइंड आउट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन. रैंडम वेरिएबल है, पहले एक मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? रैंडम वेरिएबल x है और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज x1, x2, x3, xn दी हुई हैं. उनके लिए जो प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3 हैं हमने एक टेबल बना दी. इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें खास बात क्या है? pi ग्रेटर देन 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी सारी की सारी पॉजिटिव होंगी. समेशन pi इक्वल टू 1, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा. वेयर i इक्वल टू 1 2 3n. ये खास बात है. तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले जो रैंडम वेरिएबल होंगे हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे और टेबल बन जाएगी. दिस टेबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर अगला पार्ट आता है टू फाइंड आउट मीन. अब इसको ध्यान से देखें. मीन क्या चीज है? जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनी सभी x1 को p1 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस x2 को p2 से प्लस x3 को p3 से और सबको ऐड कर दें. इन सब का एडिशन क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड डिनोटेड बाय ex एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय म्यू.
ई एक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू प्लस पी थ्री एक्स थ्री डॉट 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 पी एन एक्स एन। इस ढंग से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है वेरिएंस फाइंड करना। वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, वेर ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी आई एक्स आई स्क्वायर मीन्स पी वन एक्स वन स्क्वायर प्लस पी टू एक्स टू स्क्वायर डॉट 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 पी एन एक्स एन स्क्वायर। इससे हमें ई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमें वेरिएंस x मिल जाता है। इस ढंग से हम लोग वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल प्रेजेंट करता हूं जिसकी हेल्प से हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक पार्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले मैं आपको वेरिएंस तक चीजें समझाता हूं। देखें ध्यान से, फाइंड द वेरिएंस ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालते हैं, सैंपल स्पेस लिख देते हैं। ध्यान से देखें, वी हैव टू फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ हेड इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। द सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस का तरीका हम लोग 11th में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, फिर वापस डिस्कस कर लेते हैं। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, सो एच एच एच, फिर एक एच को हटा दीजिए, वहां टी लिख दीजिए। अब इस टी को यहां लिख दिया, फिर यहां लिख दिया, तीनों तरफ घुमा दिया, फिर 2h एंड 1t। अब इस टी को तीनों जगह घुमा दीजिए, फिर ट्रिपल टी। टोटल 8 कंडीशंस आ गई। x कैन टेक द वैल्यूज। अब यहां पर मुझे किसका वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। कॉइन को 3 बार उछाला, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। हो सकता है मुझे एक भी हेड ना मिले, मैं सारे के सारे टेल लें। हो सकता है एक हेड मिले, हो सकता है 2 हेड मिले, हो सकता है तीनों हेड मिल जाए। मीन्स 4 कंडीशंस हो गई। तो यहां पर क्या हो गया, x की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 हो सकती है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं फर्स्ट कंडीशन, p x इक्वल टू 0। p x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, मीन्स नो हेड। टोटल कंडीशंस कितनी है, सैंपल स्पेस देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 आएंगी। ट्रिपल एच, एच एस टी, एस टी एस, टी एच एच, एच डबल टी एच, और यहां पर एक कंडीशन और आ जाएगी, एच डबल टी, टी टी एच एंड टी एच टी और ट्रिपल टी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंडीशंस हैं। हो जाती है कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक। अब यहां पर पी एक्स इक्वल टू 0 चाहिए, तो पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक भी हेड नहीं। टोटल कंडीशन कितनी है, 8, 1/8। अगर मैं कहता हूं तो यहां पर फेवरेबल कंडीशंस क्या हो गई, ट्रिपल टी। नंबर 2, पी एक्स इक्वल टू 1। अब पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, 1 हेड। 1 हेड की फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हम देखते हैं। 1 हेड, यहां पर देखें 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 फेवरेबल कंडीशंस एंड टोटल कंडीशंस 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/8। इस ढंग से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। फिर मुझे कहा जाए 2 हेड्स, तो 2 हेड्स की कंडीशन आ गई। 3 हेड्स 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। देखिए गौर से, ये टेबल बन गई, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ये हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमें अगर निकालना हो मीन, तो क्या होता है, मीन इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई, मीन्स P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 प्लस P3 इंटू x3 इंटू प्लस P4 इंटू x4। ऐसा करने पर हमें EX मिल जाता है।
गौर से देख लें, वेरिएंस फाइंड करना हो EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। अब EX स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो EX हो गया P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 प्लस P4x4, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8 इक्वल टू 3/2। नाउ EX स्क्वायर मीन्स P1x1 स्क्वायर प्लस P2x2 स्क्वायर प्लस P3x3 स्क्वायर प्लस P4x4 स्क्वायर, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/8, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 3। ये EX स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब EX और EX स्क्वायर की वैल्यूज में डाल देते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, वेरिएंस। वेरिएंस x इक्वल टू EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3/2 स्क्वायर दैट इज 3/4। अब यही मुझे पूछ ले फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4 इज इक्वल टू √3/2, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा जो कि नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। सिग्मा इक्वल टू रूट वेरिएंस x हम इस ढंग से फाइंड कर सकते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बर्नौली ट्रायल्स। अब बर्नौली ट्रायल्स क्या क्या है वो ध्यान समझें। ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड Bernoulli trials if they satisfy the following conditions. Number 1, there should be a finite number of trials. Number 2, the trial should be independent. Number 3, each trial has exactly 2 outcomes, success or failure. For example, एक coin toss किया, या तो head आएगा या tail आएगा। अब मैं कहूँ head आने को success कहता हूँ, तो head नहीं आना failure हो गया। दो ही conditions होंगी। The probability of success remains the same in each trial. हर ट्रायल में सेम रहे ये। अब इनको कैसे अप्लाई करना है वो ध्यान से देखें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, probability of R success in n Bernoulli's experiments is PR equal to NCR P की पावर R Q की पावर n minus R। इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, ध्यान समझें। मान लिया कोई एक्सपेरिमेंट है, उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोई एक्सपेरिमेंट है उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है और सक्सेस नहीं होना उसकी प्रोबेबिलिटी Q इक्वल टू 1 माइनस P है। क्लियर? अगर मैं टोटल n एफर्ट्स करता हूं तो n एफर्ट्स में से R बार मुझे सक्सेस मिल जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये मुझे फाइंड करना है। तो PR इज इक्वल टू NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। PR बराबर NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, जहां पर R क्या चीज है, R बार सक्सेस मिलने की। अब एक एग्जांपल देता हूं, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजेदार लगेगा। ध्यान से देखें, एक कॉइन 5 बार टॉस किया गया तो टोटल कंडीशंस n कितना हो गया 5, तो मैं लिख देता हूं n इक्वल टू 5। हेड आने की, और मैं कहूं 5 बार में से 2 बार हेड मिले, उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, देन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। n इक्वल टू 5, r इक्वल टू 2। नाउ प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड P इक्वल टू 1/2, तो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब वापस से क्वेश्चन समझें, एक कॉइन को 5 बार टॉस किया तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये जो फॉर्मूला है PR इक्वल टू NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो P2 इज इक्वल टू n की जगह 5C2, 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 5 माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से समझें।
a pair of dice thrown 7 times. If getting a sum 7 is success, what is the probability of no success, 6 success, at least 6 success and at most 6 success? इस क्वेश्चन को हम लोग खुद अटेंड करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, यहां पर कितने एफर्ट्स किए गए? अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स, मीन्स n की वैल्यू हो गई मेरे पास में 7। एक पेयर ऑफ डाई को 7 टाइम्स थ्रो किया, इसका मतलब n इक्वल टू 7 हो गया। अब सक्सेस किसको कह रहे हैं? इफ गेटिंग अ सम 7 इज सक्सेस, मीन्स 7 सम ऑफ डिजिट 7 आए, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल कंडीशन, पहले टोटल कंडीशन की बात करूं, टोटल कंडीशन 6 इंटू 6 36। अब फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, दिस 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल कंडीशन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P इक्वल टू 6 बाय 36 इज इक्वल टू 1/6। तो मेरे पास आ गया P इक्वल टू 1/6। अब Q की बात करें तो Q कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। अब जो अलग अलग कंडीशंस हैं वो आर हो जाएंगी। फॉर्मूला क्या है मेरे पास में? पी आर इज इक्वल टू NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। ये मेरे पास में फॉर्मूला है, इनमें मैं वैल्यूज रख देता हूं। पहला पार्ट क्या कहता है? नो सक्सेस, मीन्स मैंने 7 बार थ्रो किया लेकिन एक बार भी सक्सेस नहीं मिली। R की वैल्यू क्या रख देनी है? 0। तो फर्स्ट पार्ट कैसे अटेंड हो जाएगा? P0 इक्वल टू N की वैल्यू 7, 7C0, P की वैल्यू 1/6, तो 1/6 की पावर 0, Q की वैल्यू 5/6, तो 5/6 की पावर, और यहां पर पावर क्या? N माइनस 0, तो 7 माइनस 0 मीन्स 7 आ जाएगा। इस पार्ट को अटेंड कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी ढंग से कह दे 6 सक्सेस, तो R की जगह क्या रख देंगे? 6 रख देंगे, 6 सक्सेस आ जाएंगे। तो अटेंड करते हैं। लेट द नंबर ऑफ सक्सेस बी x, देन लेट द नंबर ऑफ सक्सेस बी कैपिटल X। तो इस ढंग से अटेंड कर लेंगे और ध्यान से देखें। नंबर 1 नो सक्सेस, पी एक्स इक्वल टू 0, तो R की वैल्यू 0 रख दी। 6 सक्सेस, तो पी एक्स इक्वल टू 6, तो 7C6, 1/6 की पावर 6, 5/6 की पावर 7 माइनस 6। एटलीस्ट 6 सक्सेस, कम से कम 6 बार सक्सेस मिल जाए, मीन्स P6 प्लस P7, तो P6 प्लस P7 अटेंड कर लेंगे। अगला पार्ट बहुत मजेदार है, ध्यान से देखें। एटमोस्ट 6 सक्सेस, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 बार सक्सेस मिलनी चाहिए। हो सकता है एक भी बार सक्सेस ना मिले, हो सकता है एक बार मिल जाए, हो सकता है 2 बार मिल जाए, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, और इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। उसको एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, समझे ध्यान से। P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, इन सबको कर लें। या 1 माइनस P6 कैसे आया वो ध्यान से देखें। 1 माइनस P6, देखिए गौर से, हम जानते हैं P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 P6 प्लस P7 इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी? P0 प्लस P1 प्लस P2 डॉट 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 P6 की, तो P7 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो P0 प्लस P1 प्लस डॉट 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 P6 इज इक्वल टू 1 माइनस P7। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 6 सक्सेस। तो 1 माइनस P7 करेंगे तो 1 माइनस P7 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ध्यान से देखें। राजस्थान बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, PA 0.6 है, PB 0.3 दिया हुआ है और PA इंटरसेक्शन भी 0.2 है, देन फाइंड आउट PA अपॉन B। बड़ा आसान सा काम है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। PA अपॉन B इज इक्वल टू PA अपॉन B फाइंड करना है। PA अपॉन B क्या हो जाएगा? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? PA इंटरसेक्शन B 0.2 है और PB की वैल्यू दे रखी है 0.3, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? 2/3। फाइनल रिजल्ट 2/3। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। RBC 2019 का, अ मैन इज नोन टू स्पीक टू 2 out of 3 टाइम्स। मीन्स एक आदमी 2 बार सच बोलता है 3 बार में से। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इज अ 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। लेट A इक्वल टू टेलिंग द नंबर अपेयरिंग ऑन डाई एज 6, इवन अपेयरिंग 6 ऑन डाई। मीन्स मैं डाई को थ्रो करूं तो 6 नंबर मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। P even is 1/6। और 6 नहीं मिलना तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/6 दैट इज 5/6। क्लियर? 2 इवेंट्स क्लियर। लेट A इक्वल टू टेलिंग द नंबर अपेयरिंग ऑन डाई एज 6। वो आदमी कहता है कि पासे पर 6 आ रहा है, डाई पे 6 नंबर आ रहा है। अब अगर 6 नहीं आ रहा फिर भी वो कह रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। यही बात हुई। Probability of telling the number appeared as 6 when there is a 6 on die, तो PA upon E1 is 2/3। और वो कह रहा है 6 है लेकिन 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब वह झूठ बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PA upon E2 is equal to 1 minus 2/3 is equal to 1/3। A upon E2 equal to 1 minus 2/3 that is 1/3। देखते हैं ध्यान से, PA2 equal to 1/3। अब probability of appearing 6 on die when he tells number appeared is 6। सिंपल भाषा में मैं इसको समझाता हूं, फिर हम फॉर्मूला भी लगाते हैं, ध्यान से देखें। एक डाई को थ्रो किया, आदमी कहता है कि इस पे 6 आता है। हो सकता है उस पे 6 आए और आदमी कहे कि 6 आ रहा है, तो मैं किसी को भी एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे कहूंगा? पासे पर 6 का अंक आया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। और वो आदमी कहता है कि इस पे 6 का अंक आ रहा है, मीन्स सच बोल रहा है, 2/3। या पासे पर 6 का अंक नहीं आ रहा, डाई पे 6 नंबर अपेयर नहीं हो रहा, इसका मतलब 5/6। लेकिन वो आदमी कह रहा है कि इस पे 6 आ रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि वास्तव में 6 अपेयर हुआ था, इसका मतलब वो सच भी बोल रहा है। तो ये वाली जो फेवरेबल कंडीशन है इसको ऊपर लिख देंगे, तो 1/6 2/3 खत्म। देखिए ध्यान से, P even upon A means probability of appearing 6 on die when he tells number appeared is 6 is equal to P even into PA upon E1 plus P into PA upon E2 into फेवरेबल कंडीशन P even into PA upon E1 को ऊपर लिख देंगे। वैल्यूज पुट कर दी, 1/6 into 2/3 upon 1/6 into 2/3 plus 5/6 into 1/3। फाइनल रिजल्ट इज 2/7। इस ढंग से बेस थ्योरम हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है। ध्यान से देखें, A एंड B ये 2016 और 18 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। A and B are two independent events with PA equal to 0.2 and PB equal to 0.5. Then find the value of PA union B. अब यहां पर खास बात क्या है वो देखें, A and B are two independent events. मुझे फाइंड करना है PA union B।
तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया। हमें फाइंड करना है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो ये वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 और पी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 इज इक्वल टू 0.10। ये हो गया पी ए इंटू पी बी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पी ए यूनियन बी। सो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए मीन्स 0.2 प्लस 0.5 minus 0.1, that is 0.7 minus 0.1 is equal to 0.6। ये हो गया P A यूनियन B का वैल्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ध्यान से देखें। बैग ए कंटेन्स, ये 2018 का क्वेश्चन है। बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग बी कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। हम क्वेश्चन इतना ही पढ़ते हैं पहले। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लोग दिमाग में सेट कर लेते हैं। बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, इट इज बैग ए एंड बैग बी। बैग ए कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, and bag B contains 4 red and 5 black balls, 4 red and 5 black balls. Clear? One ball transferred from bag A to bag B. One ball transferred. जो जो इंफॉर्मेशन है ध्यान से ड्रॉ करते जाएं, समझते जाएं। One ball transferred from bag A to B and then a ball is drawn from bag B. The ball so drawn is found to be red in color. Means बैग बी से जो बॉल निकल रही है वो रेड कलर की है। तो लिख लेते हैं हम लोग 1 रेड बॉल, 1 बॉल ट्रांसफर्ड। अब हमें नहीं पता वो कौन सी बॉल ट्रांसफर की, हो सकता है रेड ट्रांसफर की, हो सकता है ब्लैक ट्रांसफर की, लेकिन जो बैग 2 है, बैग बी है, उससे जो हम लोग निकाल रहे हैं वो रेड बॉल निकाल रहे हैं। फिर आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो बॉल ट्रांसफर हुई वो ब्लैक कलर की है। तो अब ध्यान से देखें अलग अलग इवेंट्स। पहले सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक बॉल ट्रांसफर हुई, हो सकता है वो रेड कलर की हो। यहां से रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/7। हो सकता है ब्लैक कलर की ट्रांसफर हुई हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/7। अब यहां से रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल निकलेगी कैसे, यहां से अगर एक रेड गई तो टोटल रेड कितनी होगी 5, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/10। यहां से एक बॉल ब्लैक ट्रांसफर करी तो यहां ब्लैक कितनी होगी 6, टोटल हो गई 10, लेकिन निकालनी कौन सी है रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/10। अब हम इसको बेस थ्योरम की हेल्प से अच्छे से करते हैं। ध्यान से देखें, लेट E1 इक्वल टू रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ये बैग 1 है, इसको मैं कह देता हूं बैग ए एंड बैग बी। रेड बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। B2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू 2। अब यहां से E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो P-E1 कितना हो गया, यहां से रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास में 3/7। P-E2 मींस ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 4/7, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन 4, टोटल कंडीशन 7। लेट E इक्वल टू रेड बॉल विदड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से हम रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो फिर ध्यान से देखें अगला पार्ट, P-E/E1। P-E/E1 का मतलब क्या हुआ कि मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं, जबकि मैंने ट्रांसफर भी कौन सी की थी, रेड बॉल। जब यहां से मैंने रेड बॉल ट्रांसफर करी तो वहां पर रेड टोटल कितनी हो गई 5,
और टोटल बॉल्स हो गई 10, तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/10, दैट इज 1/2। एंड PE/E2 का मतलब क्या हुआ, मैंने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी और वहां से कौन से निकाल रहा हूं, रेड, तो 4/10, ये आ गई 4/10। अब देखिए सिंपल ढंग से मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कहूंगा, हो सकता है मैंने बैग 1 से बैग 2 में रेड बॉल ट्रांसफर करी और रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास में, 3/10, 3/7, और फिर वहां पर टोटल रेड हो गई 5, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10। ये सारा पार्ट हम अटेंड किससे कर रहे हैं, इस डायग्राम से, ये सारा पार्ट हम इस डायग्राम से अटेंड कर रहे हैं। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7 और यहां पर रेड हो गई 5, तो 5/10। ये देखिए गौर से, प्लस अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर करता हूं तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/7 इनटू, अब वहां पर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 10, लेकिन रेड तो हमारे पास 4 ही थी, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/10। अब इसकी फेवरेबल कंडीशन को हम लोग ऊपर की तरफ लिख देंगे कि हमने ट्रांसफर करी ब्लैक बॉल, तो 4/7 इंटू 4/10। इस ढंग से हम इसका आंसर आराम से फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर लैंग्वेज में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PE2/E इज इक्वल टू PE/E1 इंटू PE1 प्लस PE/E2 इंटू PE2, और फेवरेबल कंडीशन को ऊपर ले लिया, ये वैल्यूज रख दी, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, प्रॉपर डायग्राम बना लें, आसानी से क्वेश्चन अटेंड हो जाता है। फिर ये हो गया 2017 का क्वेश्चन, PB/A equal to 0.2, PA equal to 0.8, then find out PA intersection B. We know it very well, PB/A is equal to PA intersection B upon PA। अब ध्यान से देखें, PB/A equal to PA intersection B upon PA। अब PB/A की वैल्यू दे रखी है 0.2 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B मुझे फाइंड करना है अपॉन PA की वैल्यू हो गई 0.8, तो P ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.8 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा 0.16 इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B। क्लियर? इस ढंग से हमने राजस्थान बोर्ड 2017 का क्वेश्चन भी अटेंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आता है 2016 का क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से समझें, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बैग A contains 2 red and 3 black balls, while another bag B contains 3 red and 4 black balls। इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अब इसके हिसाब से हम लोग इसको अटेंड करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखें। 2 बैग बना लेते हैं, ये हो गया बैग 1, ये हो गया अनदर बैग। सबसे पहली बात, बैग A contains 2 red and 3 black balls, 2 red 3 black balls। बैग B contains 3 red 4 black, 3 red 4 black balls। Clear? One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red। अब दोनों में से कोई एक बॉल निकाली गई और वो रेड मिली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। क्लियर? अब यहां पर 2 प्रोसेस हो रहे हैं। पहली बात तो बैग को सेलेक्ट करना, लेट E1 डिनोट बैग A selected and E2 denotes बैग B selected, then PE1 equal to half and PE2 equal to half, क्योंकि 2 बैग में से एक बैग को सेलेक्ट करना है, तो PE1 equal to 1/2, PE2 equal to 1/2। नाउ हमें रेड बॉल ड्रॉ करनी है। अगेन लेट ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज डिनोटेड बाय E, देन PE/E1 equal to P ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग A।
तो बैग ए में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/5। एंड सिमिलरली बैग 2 में से अगर मैं कहूं रेड बॉल निकालनी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/7। तो यहां पर देखें P E/E2 इक्वल टू P ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग बी दैट इज 3/7, क्योंकि टोटल बॉल 7 है और रेड 3 है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल फ्रॉम बैग बी व्हेन इट इज नोन दैट इट इज रेड इज P2/E यूजिंग बेस थ्योरम। तो P2/E is P2 into PE/E2, PE1 PE/E1 प्लस PE2 into PE/E2 वैल्यूज रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में वापस आपको बताता हूं, ध्यान से देखें। यहां पर 2/5 और यहां पर 3/7 है। तो 1/2 तो बैक सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 2/5 रेड बॉल की, 1/2 बैक सेलेक्ट करने की और 3/7 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई। हमने इसमें वैल्यूज रख दी और हमें आंसर मिल गया 15/29। इस ढंग से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक डिस्कस कर लिया है, हर पार्ट को डिस्कस किया है और उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अब आप लोगों की ड्यूटी क्या बनती है, इसको अच्छे से रिवाइज करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। किसी भी पार्ट को कमजोर ना समझें, बढ़िया से रिवीजन करें और बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।